हेलो फ्रेंड्स। तो आज के हम इस क्लास में क्लास 9 का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 लहजा की ओर का सेकेंड और आखिरी पार्ट देखने जा रहे हैं। तो हमने पिछले पार्ट में जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे आज की इस वीडियो में। हम अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडी तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। तो ये जो मैंने लाइन पढ़ी इसका मतलब है कि जहां पर वो लोग रुके थे उसके पास अब जो हम उन्हें दूसरी ट्रेवल करना था, दूसरी जगह का नाम है डांडा ठोंगला। डांडे जो है ये जो डांडा ठोंगला है तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है। ये जो है जमीन से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है और उसी इसी फीट की ऊंचाई पर होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, कोई आसपास गांव नहीं बसा है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। तो उसके आसपास ना ढेर सारी नदियां हैं, पहाड़ है, मोड़ है। तो ऊपर से ना किसी भी आदमी को देखा नहीं जा सकता, विजुअल नहीं है किसी भी आदमी को देखना, ठीक है। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तो मतलब जो चोरी करते हैं लोग, डाकू होते हैं, वो उनके लिए ये सबसे बहुत अच्छी जगह मानी गई है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो उसे खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों पे मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। ये कह रहे हैं कि अगर तिब्बत में किसी गांव में मर्डर या खून हत्या हो जाए तो उसे सरकार सजा देगी, लेकिन अगर इन निर्जन स्थानों मतलब जहाँ कोई ज्यादा आता जाता ना हो, जहाँ डाकू रहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल डांडा ठोंगला जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, वहां पर सबसे अच्छी जगह मानी गई है डाकू की। अगर वहां कोई मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाती है, तो उसके लिए जो सरकार है वहां की कोई भी रिएक्शन नहीं लेती, कोई भी एक्ट नहीं लेती, ठीक है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। मतलब जो सरकार है तिब्बत की वो खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती और ये कहती है कि जहाँ ये निर्जन जो स्थान है जैसे डांडा थोंगला, वहां पर अगर कोई मर्डर होता है तो हमें गवाह भी नहीं मिलता, प्रूफ भी नहीं मिलता कि उसको किसने मारा है, क्योंकि वहां ज्यादा लोग आते जाते नहीं और जिसने मारा वो डाकू होंगे, वहां बहुत सारे डाकू हो तो क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर जो डाकू है उसे कोई इंसान मिल जाता है आता जाता, तो पहले उसे वो मारेंगे, फिर बाद में देखेंगे उसके पास कुछ पैसे थे भी या नहीं। तो वो इतनी खतरनाक जगह है, ठीक है। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ हथियार का कानून कोई नहीं था, लेकिन फिर भी जो लोग हैं यहाँ के पिस्तौल बंदूक लिए निडर फिरते रहते हैं, ठीक है। यदि जान से ना मारे खुद जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। ये कहते हैं कि अगर डाकू उन लोगों को जान से ना मारे तो उन्हें खुद डर लगा रहता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, ठीक है। इसलिए वो जान से मार देते हैं उन लोगों को जो भी आता जाता है उस रास्ते से। कौन से रास्ते से? डांडा थोंगला के रास्ते से। कहाँ पर है ये? तिब्बत में। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। किनको मालूम हुआ? लेखक और उनके दोस्त सुमति को मालूम हुआ कि जो थोंगला है उसमें उसके उस जगह के आसपास कहीं खून हो गया है। शायद खूनी की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसे सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कूची कूची दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। ये कह रहे हैं लेखक जी कि अगर हमें कोई डाकू मिलता भी है इस डांडी थोंगले के रास्ते पर तो हमें उतना परवाह नहीं है अपनी जान की, क्योंकि वो खुद ही भिखमंगे के भेष में गए थे ना डांडा थोंगला तिब्बत में। क्योंकि फिर भारतीयों को तो अलाउ नहीं था तिब्बत जाना, इसलिए वो भिखमंगे के वेश में गए थे, ठीक है। वो कहते हैं कि हमें इतनी परवाह नहीं है अपनी जान की क्योंकि हम तो खुद भिखमंगे थे। वो हमसे क्या मांगते? अगर वो हमसे कुछ मांगते भी तो हम अपनी टोपी उतार जीभ निकाल कुछ कुछ दया से पैसे मांगने लग जाते खुद ही। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते? और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा
कि ये ही यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। फिर लेखक कहते हैं कि फिर हम तो खुद भीख माँगने लग जाते हैं। फिर कहते हैं कि यार इतना सारा सामान है और चढ़ाई भी बहुत ऊँची थी और जो अगला पड़ाव था मतलब अगली उनकी जो जहाँ वो चढ़ने वाले थे वो 16-17 मील से कम नहीं थी, बहुत लंबा उनका ट्रैवल का रास्ता हो गया था, ठीक है? तो फिर उन लेखक ने अपने दोस्त सुमति से कहा कि यार देखो इतना सारा सामान भी है और यहाँ से हम चलो लंगकोर जगह है एक लंगकोर, वहां के लिए 2 घोड़े कर लेते हैं, सामान भी रख लेंगे और उसी से हम चढ़ भी चलेंगे, ठीक है? हमें इतना वो भी नहीं फेस करने को मिलेगा प्रॉब्लम्स। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि फिर उसके अगले दिन ही जो मैंने सुमति को कहा कि घोड़े ले लेते हैं, तब उसके अगले दिन ही मैं कौन लेखक और सुमति जो है वो घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चढ़ने लगे। ठीक है, डांडे से पहले चढ़ने से पहले उन्होंने एक जगह रुककर चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। ठीक है, दोपहर से पहले उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी और दोपहर में वो अपनी यात्रा पर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। लेखक कहते हैं कि हम समुद्र तल मतलब जहाँ पे समुद्र है उसकी ऊंचाई पे हम 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे, इतनी ऊंचाई पे वो चढ़ चुके थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहां बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली थी। तो लेखक कहते हैं कि जब वो पहुंचते हैं ऊपर पहाड़ की चोटी पर तब वो देखते हैं उनकी दक्षिण तरफ, उनकी दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर जो हिमालय के पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वो श्वेत शिखर से हैं। मतलब श्वेत शिखर मतलब उसमें बर्फ की वजह से जो पहाड़ है वो एकदम सफेद नजर आ रहे हैं और दूसरी ही तरफ वो अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि जो पहाड़ है दूसरी तरफ के वो बिल्कुल नंगे थे। नंगे इन मीन सेंस कि उसपे बर्फ की कोई भी लेयर नहीं थी, बर्फ ही नहीं था, ठीक है? ना किसी तरह की हरियाली थी, उन पहाड़ों पे ना किसी तरह की हरियाली थी, ना पेड़-पौधे थे, ना ठीक है? और ना ही बर्फ की कोई भी लेयर थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। वो लेखक कहते हैं कि उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई देती थी। उत्तर की तरफ मतलब चोटियाँ दिखाई तो देती थी बर्फ वाली, लेकिन उतनी बर्फ वाली नहीं जब उन्होंने पूरब से पश्चिम की ओर देखी थी। ठीक है, सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर और जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। ये कहते हैं कि सर्वोच्च स्थान पर सबसे ऊंचे एकदम टॉप पहाड़ के उधर एक के जो डांडा है जगह है, डांडा ठीक है, वहां उस जगह के जो देवता हैं उनका स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींग और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। किन किन से सजाया गया था ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग-बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। ठीक है, अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। तो वो कहते हैं कि अब हम पहुंच तो गए थे, हमने देख भी लिया कि डांडे के देवता के स्थान कहाँ है, लेकिन अब उन्हें नीचे उतरना था। ठीक है, चढ़ाई जितनी मुश्किल थी उससे कई ज्यादा इजी उतराई थी। वो कहते हैं ठीक है, शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। अब लेखक जी कहते हैं कि उनके साथ सुमति भी चल रहे थे, लेकिन जो उनका घोड़ा है, किनका घोड़ा, लेखक का जो घोड़ा है वो धीमे चलने लगा। लेखक को लगा कि अरे यार इसने इतनी चढ़ाई की है, थक गया होगा, है ना? तो उसने समझा कि थकावट के कारण ऐसा कर रहा होगा और उसे मारना नहीं चाहता था। पहले जमाने में क्या होता था ना, अब भी ऐसा होता है कि अगर जिसकी कुछ भी जो खच्चर होते हैं, खच्चर मतलब गधे की तरह होते हैं लेकिन गधे नहीं होते, और जो घोड़े होते हैं पहाड़ पर चढ़ते हैं, ठीक है? पहाड़ पर चढ़ते हैं
तो फिर और जब वो थक जाते हैं तब उन्हें पता है पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो उस वक़्त उनकी तबीयत भी खराब, उसे चढ़ने लायक नहीं बचे रहते, इसलिए पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। तो अगर वो उसके घोड़े के मालिक को वापस लौटाकर आ जाते लेखक, तो घोड़े को वो लोग फेंक के मार देते। इसीलिए उन्होंने समझा कि ये करना सही नहीं होगा। यही लेखक जी कहते हैं, ठीक है? धीरे-धीरे वह बहुत पिछड़ गया। मैं दैन्विक मैं दैन की वस्तुओं की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। ये कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों से बहुत बिछड़ गया था। दोस्त कौन? सुमती। ये सुमती तो आगे चले गए क्योंकि उनका घोड़ा तो एकदम हट्टा-कट्टा था, लेकिन इनका घोड़ा जो वो थक गया था। तो इन्हें खुद ही नहीं समझा था, यार ये घोड़ा चल रहा है कि रुक रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। ठीक है? जब मैं ज़ोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, और जब वो रस्सी होती है ना, रस्सी को खींचते हैं तो फिर उसको लगती है तो और तेज़ दौड़ता है। लेकिन जो लेखक हैं वो क्या करते हैं, जब वो ज़ोर देते हैं, रस्सी खींचते, तो वो और धीरे चलने लगता, ठीक है? एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। अब क्या हुआ था कि एक जगह 2 रास्ते कैसे फूट रहे थे कि मतलब जैसे कि आपने देखा होगा एक जगह 2 रास्ते कैसे फूट रहे होंगे, ऐसे। ये एक रास्ता जा रहा है, ठीक है? फिर यहाँ से एक रास्ता गया और यहाँ से एक रास्ता गया, ठीक है? ये ऐसे ही एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। समझ गए? अब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यही लेखक जी हमारे कह रहे हैं कि अब वो आगे चले तो उन्हें एक जगह 2 रास्ते दिखाई दिए, ठीक है? मैं बाएँ का रास्ता ले, मील डेढ़ पर चला गया। तो बाएँ का रास्ता जब वो इधर साइड गए तो मील डेढ़ चले गए, ठीक है? और आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। अरे भाई! अब देखो लेखक के साथ क्या हो गया। वो कहते हैं कि मैं तो गया था इस रास्ते, लेकिन आगे चल के पता चला किसी से बात करने पे कि अरे लंगकोर का रास्ता तो है ही नहीं, लंगकोर का रास्ता तो ये वाला था, ठीक है? तो ऐसा हुआ है उनके साथ। तो यही बताते हैं इस स्टोरी में। ठीक है, फिर लौट कर उसी को पकड़ा। अब भाई जब वो इधर चले गए तो वापस आए, फिर दोबारा उन्हें वापस इतना आना पड़ा, फिर दोबारा गए उस दूसरे रास्ते पे। 4-5 बजे के करीब में गाँव से मील भर था। मतलब गाँव पहुँचने वाला था, 4-5 मील पर उनका गाँव आता था। तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। तो उन्हें जब उन्होंने देखा कि 4-5 मील रह गए हैं, मैं गाँव में पहुँच जाऊँगा फिर, तो उन्हें अब उनका जो दोस्त है सुमति, वो इंतज़ार करता हुआ मिला। मंगोला का मुँह वैसा ही लाल होता है, अब तो वह पूरे गुस्से में थे। तब भाई वो कहते हैं कि यार सुमति तो आगे चल गए, उनको इंतज़ार करते-करते उनको तो मैंने गुस्सा दिला दिया भाई। तो उनको पूरा लाल हो गया था सुमति का मुँह, क्योंकि वो इतना इंतज़ार किया था उन्होंने। उन्होंने कहा, "मैंने 2 टोकरी कंडे फूँ डाले, 3-3 बार चाय को गरम किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है मित्र।" तो फिर सुमति गुस्से से बोले, मैं तो 2 टोकरी कंडे फूँक डाले। कंडे मतलब जो गोबर पाथ के थोड़ा फ्लैट करके उसे लकड़ी की जगह यूज़ किया जाता है सुखा के, ठीक है? उसे कंडे बोलते हैं। तो कह रहे हैं मैंने 2 टोकरी कंडे फूँक डाले, 3-3 बार चाय गरम कर ली। तो फिर लेखक है आराम से, नरमी से बहुत जवाब दिया उन्होंने, दया के साथ कि लेकिन इसमें तुम्हें कोई गलती नहीं मित्र, ऐसा कहा उन्होंने, ठीक है? देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुँचने की उम्मीद रखता था। खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था, ठीक है? तो वो कहते हैं लेखक कि इसके बाद जो वो कहते हैं कि मेरा कोई कसूर ही नहीं है मित्र इसमें तो। फिर ये कहते हैं सुमति से, देख नहीं रहे हो मेरे को कैसा घोड़ा मिला है? इतना धीरे चल रहा है एक तो ये, मैं तो मुझे तो लगा था कि मैं रात तक पहुँचूँगा, लेकिन अब पहुँच गया मैं शाम तक, इसमें मेरी क्या गलती? चलो छोड़ो। फिर वो कहते हैं कि सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे ज़्यादा जल्दी उनका गुस्सा ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यही यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गरमा-गरम थुक्पा मिला। वो कह रहे हैं कि तो फिर लंगकोर में उन्हें एक अच्छी जगह ठहरने को मिली थी, रुकने को मिली थी। यहाँ भी सुमति के कुछ फ्रेंड्स यजमान मेहमान थे, तो फिर उन्हें चाय सत्तू पहले दिया गया। चाय सत्तू चाय और सत्तू खाने की एक डिश होती है, वो सत्तू ठीक है। फिर रात को गरमा-गरम थुक्पा तिब्बत की डिश है, वो दी गई, ठीक है।
अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है, जिसे दूर से एक छोटी सी पहाड़ी मैदान दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। देखो, अभी क्या कहते हैं, तिंगरी के विशाल मैदान में थे। एक मैदान है, एक ग्राउंड है तिंगरी नाम का। वहां पर अब ये लेखक और सुमति थे, जो पहाड़ से घिरा टापू था। चारों ओर उसके पहाड़ थे, ठीक है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती है। तो उन्हें एक छोटी सी पहाड़ी मैदान दिखाई पड़ती है, उसका नाम, उस पहाड़ी का नाम क्या है? उस पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। क्या नाम है उस पहाड़ी का नाम? तिंगरी समाधि गिरी। क्या नाम है? तिंगरी समाधि गिरी। ये आ सकता है, ठीक है। आसपास के गांवों में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़ों के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। अब देखो, ये कहते हैं कि लेखक जी की आसपास के गांव में भी सुमति के बहुत अच्छे यजमान दोस्त थे, ठीक है। और जो वो कपड़े लाए थे पतली पतली चीरी बत्तियों से, उनके गंडे ही नहीं खत्म होते। गंडा क्या होता है बच्चों? देखो, बौद्ध धर्म में ना एक फ्लैग टाइप होता है, उसको बहुत ही पावरफुल माना जाता है। एक लकड़ी सा डंडा होता है, उस पे एक कपड़ा बांध दिया जाता है, तो वो गंडा कहलाता है बौद्ध धर्म में, ठीक है। क्योंकि बोध गया से लाया गया था। और ये कहाँ से लाया गया था? बोध गया से। कहाँ से लाया गया था? बोध गया से, जहाँ बुद्ध जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। तो क्या, फिर सुमति कहते हैं कि सुमति जो है वो अपने भाई दोस्तों से मिलना चाहते थे, जिन्होंने इतनी हेल्प की। तो फिर लेखक ने कहा कि हफ्ता दो भर तो उधर ही लग जाएंगे इनको। तो लेखक ने कहा कि जिस गांव में ठहरना हो ठहर लो, जितने गंडे बांटने हो बांट दो, लेकिन आसपास के गांव में मत जाओ। इसीलिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला, ठीक है। ये कहते हैं कि लेखक जो है वो कहते हैं कि मैंने उन्हें मना कर दिया आसपास के, तो सुमति ने भी स्वीकार कर लिया। ये कहते हैं कि मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें जब मैं लहासा पहुंच जाऊंगा। तो सुमति ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने दूसरे दिन ही भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते थे, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। अगर सुबह चल दिए होते तो ठीक ठीक है, लेकिन अब उन्हें 10-11 बजे की धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से ही मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। वो कहते हैं तिब्बत की भाई ठंड भी थी और गर्मी भी थी, ठीक है। तो गर्मी में क्या कहते हैं कि मोटा कपड़ा अगर सर पे रख लो तो फिर गर्मी खत्म हो जाएगी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। भाई साहब, इतनी गर्मी। लेखक कहते हैं कि आप तो 2 बजे जाएंगे तो फिर क्या होगा? ललाट धूप से जल रहे हैं आप और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। ये कहते हैं फिर हमने पीठ पे अपनी सामान लादा, सामान लिया, अपने हाथ में डंडा लिया और चल पड़े अगली डेस्टिनेशन के लिए। यद्यपि सुमति के परिचित टिंगरी में भी थे। वो कहते हैं कि हाँ, ये तो हो ही सकता है, इतना सुमति मतलब फेमस है तो टिंगरी में भी उसके कुछ फ्रेंड्स होंगे। लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। ये कह रहे हैं कि तिब्बत की जो जमीन है बहुत ही छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागी इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। मठों विहारों, विहार क्या होता है? बौद्ध धर्म में एक घर होता है जहाँ पर जिन्होंने भी संन्यास ले लिया तो वहां के रह सकते हैं, ठीक है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती कुछ भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ के खेती के इंतजाम के लिए वहाँ एक भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के लिए आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे।
वह बहुत प्रेम से मिले, हालाँकि उस वक़्त मेरा भेष ऐसा नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ शेखर की जो खेती के मुखिया बिच्छू थे ना, जिन्हें भेजा गया था, वो नमसे थे, बहुत ही अच्छे आदमी, एकदम अच्छे से कपड़े-वपड़े पहन के रहे थे, वो सूट-वूट पहन के, ठीक है? तो फिर अच्छे से रेडी हुए थे, लेकिन वो ना हम मुझसे एकदम गले लगा के अच्छे से मिले, और बल्कि मेरा भेष तो भिखारियों जैसा था, फिर भी वो ऐसे मिले, कितने अच्छे हैं, ये लेखक कहते हैं। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर, बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी, मेरा आसन भी वहीं लगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा मंदिर था, जहाँ पर कंजूर मतलब जो जो भी बुद्ध जी ने अपनी बातें कही हैं, वो उस बुक में लिखी हुई थी। ठीक है, 103 पोथियाँ वहाँ रखी हुई थी और मेरा आसन भी वहीं लगाया गया था। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, एक-एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। वो कहते हैं कि वो मोटे-मोटे कागज़ पर बहुत सुंदर-सुंदर राइटिंग में लिखी हुई थी और एक-एक पोथी जो है 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आस-पास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, अब उस तरह के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। फिर सुमति ने दोबारा पूछा, क्या मैं जाऊँ अपने दोस्तों से मिलने? लेखक भाई बिज़ी थे बुक्स पढ़ने में, तो उन्होंने कहा जाओ, जाओ। दूसरे दिन वह गए, फिर अगले दिन सुमति निकल गए अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। फिर लेखक ने सोचा यार 2-3 दिन तो लग ही जाएँगे, इतने सारे दोस्त हैं उनके। लेकिन क्या हुआ पता है? वो दोपहर में ही वापस आ गए, सुबह निकले दोपहर में ही आ गए मिल के। तिंगरी गाँव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना-अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। उन्होंने कहा कि जिस जगह जहाँ पे मंदिर पे वो रुके थे, वहाँ से उनका जो गाँव है वो ज़्यादा दूर नहीं था। तो उन्होंने फिर से अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु जो नमसे हैं उनसे विदाई लेकर चल पड़े। ठीक है? तो ये आज का जो है हमने जो चैप्टर रीड किया है वो है, ठीक है? ये मैंने बता दिया था आपको राहुल संस्कृत्यान जी इनके क्या हैं, इनके लेखक हैं, इनके बारे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पूरा जीवन परिचय बताया था विद कोडिंग इनकी प्रमुख कृतियाँ कैसे याद करें, ठीक है? तो आई होप गाइज़ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया गया होगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।